आज का जो चैप्टर है वो है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी इसको इंग्लिश से बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो रासायनिक बलगतिकी का मतलब क्या है, तो चलिए पहले सबसे पहले उसी को समझने की कोशिश करते हैं। रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारे पास में अभिक्रिया चल रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। अब देखिए, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया चलती है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक अभिकारक A है और ये किसी दूसरे उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है। तो उत्पाद में अगर परिवर्तित हो रहा है तो ये तभी हो सकता है कि कुछ सांद्रता A की खत्म होगी और कुछ सांद्रता B में निर्माण होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई भी अभिक्रिया क्या होगी, कैसे बनेगी, कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है कि कभी भी जब भी हम डिस्कस करते हैं तो अभिकारक जो होता है उसके मान में कमी आ जाती है और जो उत्पाद होता है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। यही तो होता है, इसी तरह से अभिक्रिया होती है। तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि अभिकारक में कमी होना और उत्पाद में निर्माण होना, ये किसी न किसी परिवर्तन के साथ होगा। अब परिवर्तन सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो हम परिवर्तन की बात करते हैं सांद्रता पे, यानी कि यहां पर हम कहते हैं कि सांद्रता का परिवर्तन हो रहा है। किसका परिवर्तन हो रहा है? सांद्रता का परिवर्तन हो रहा है। तो सांद्रता का परिवर्तन जो हो रहा होगा, वो सांद्रता का परिवर्तन किसी ना किसी दर के अनुसार हो रहा होगा, किसी ना किसी दर के अनुसार हो रहा होगा। या सांद्रता का परिवर्तन यानी कि उस अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो ऐसी चीजें जहां पर किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित किया जाता है वह रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो रासायनिक बलगतिकी में सामान्यतः हमें सीखना क्या है? रासायनिक बलगतिकी में सामान्यतः हमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से वहां पर परिवर्तित हो रही है और किस दर के साथ परिवर्तित हो रही है। तो दर की जो वहां पर गणना की जाती है वही हमारे पास में क्या होता है? रासायनिक बलगतिकी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? बहुत छोटी सी चीज है, ये आपको दिमाग में रखनी है। अब प्रश्न उठता है कि अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिएगा, यहां पर जैसे कि मैंने आपसे अभी आपको बोला कि परिवर्तन किसका हो रहा है? सांद्रता का हो रहा है। अब सांद्रता का जो परिवर्तन हो रहा होगा वो किसके समान होगा, किसके समानांतर होगा? यानी कि समय के अनुसार हो रहा होगा, समय के अनुसार हो रहा होगा। तो सांद्रता का परिवर्तन जो होता है वह समय के परिवर्तन के अनुसार, सांद्रता का परिवर्तन समय के परिवर्तन के अनुसार जो ज्ञात किया जाएगा वो दर निकल के आएगा। यानी कि दर को अगर हम लिखें तो दर को हम कैसे लिखेंगे? दर को लिखेंगे क्या प्रकार लिखेंगे? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन ये लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया? तो सांद्रता में परिवर्तन और साथ में क्या लिखेंगे हम लोग? समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वह इस अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है, दर को प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया क्या, किसी भी अभिक्रिया के या किसी भी जगह पे जहां पर सांद्रता का परिवर्तन होगा समय के अनुसार, वो किसको प्रदर्शित करेगा? उसके दर को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस चैप्टर में हमें क्या ज्ञात करना है? इस चैप्टर में हमें अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है और ये अभिक्रिया की दर ही रासायनिक बलगतिकी को प्रदर्शित करेगी। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई है? चलो अब हम आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इस चैप्टर में जो दर है, सामान्यतः दर तो यही होता है कि सांद्रता का परिवर्तन बटा समय का परिवर्तन। लेकिन यहां पर जो दर है हम दो तरीके से देखते हैं या दो प्रकार के दर यहां पर देखे जाते हैं। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अपने आप में ही है। दो प्रकार से देखा जाता है। पहला हम देखते हैं औसत दर
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज रेट। फर्स्ट तो ये देखते हैं, और सेकंड जो यहां पर देखते हैं, सेकंड जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ताक्षणिक दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, दो दर यहां पर देखे जाते हैं, एक औसत दर, एक ताक्षणिक दर। ये दो चीजें यहां पर देखी जाएंगी। और एक और बात बता दूं आपको कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा हम ताक्षणिक दर को देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि औसत दर क्या है और ताक्षणिक दर क्या है, और दोनों में अंतर क्या है। किसको हम औसत दर बोलेंगे, किसको हम ताक्षणिक दर बोलेंगे, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत दर। तो औसत दर को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक अभिक्रिया ले लेते हैं, पहले मान लेते हैं A से B में परिवर्तित हो रहा है। बहुत गौर सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। A से B में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा हमारा अभिकारक, है ना, और B क्या हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, क्लियर है। अब मैं टाइम ले रहा हूं t इक्वल टू T1, मतलब एक ऐसा समय जब अभिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, मतलब अभिक्रिया चल रही है। हम दो समय ले सकते हैं, एक तो वो समय ले सकते हैं जहां पर अभिक्रिया प्रारंभ हुई ही नहीं, एक वो समय ले सकते हैं। अब वो समय अगर हम लेंगे तो उस कंडीशन पर A की सांद्रता अधिकतम होगी, B की सांद्रता शून्य होगी, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो B वहां पर क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन वो बात ना समझा के मैं आपको एक बात और समझा रहा हूं जो कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एक टाइम T1 ले लिया, मैंने कोई भी टाइम था, और अभिक्रिया चल चुकी है। और अभिक्रिया जब चली तो उस कंडीशन में यहां पर जो हमारे पास में सांद्रता दिखी, इसकी सांद्रता यहां पर C1 दिखी, इसकी सांद्रता जो थी वो यहां पर C1 दिख गई। देखिएगा यहां सांद्रता C1 दिखी, कब, जब t इक्वल टू T1 मैंने लिया, और जो B है इसकी सांद्रता यहां पर C2 दिख गई। मतलब C1 भी था और C2 भी था, मतलब A भी था B भी था, और अभिक्रिया चल रही है। तो यहां पर सीधी सी बात है, यहां C1 और यहां पर C2 हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक टाइम लिया t इक्वल टू T2, ठीक है, ये लिया टाइम। और इस जगह पर बहुत गौर समझिएगा, इस जगह पर सांद्रता मान लेता हूं यहां पर C3 मिली और यहां पर C4 मिली, यहां पर C3 और यहां पर C4, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर से देख लो, t इक्वल टू T1, यहां पर C1 था, यहां C2 था, और t इक्वल टू T2 एक ऐसा समय लिया, वो क्या था, C3, यहां पर C3 और यहां पर C4 था। अब इधर देखो, एक चीज समझो, मैं पहले ये देख लेता हूं कि कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा। तो ये बात तो यहां पर हमें दिख रही है कि T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, ये बात तो होगी, ठीक है। एरो किधर से लगा है, A से B की तरफ लगा है, इसका मतलब अभिक्रिया की जो दिशा है वो ये है, और अभिक्रिया की दिशा अगर ये है, इसका मतलब ये तभी होगा जब C1 की सांद्रता यहां पर कम होने लगेगी, मतलब ये मान धीरे धीरे कम होगा और ये मान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहां पर जो C1 और C3 में मैं अगर आपसे पूछूं कि C1 और C3 में कौन ऐसा है जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा, कौन ऐसा है जो बड़ा होगा, वो छोटा होगा, तो C1 कब था, जब टाइम T1 था, C3 कब था, जब टाइम T2 था। तो यहां से यहां की तरफ अभिक्रिया हो रही है, यानी अभिकारक धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उत्पाद धीरे धीरे बन रहा है। तो अभिकारक अगर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात यहां पर है कि जो C1 होगा, यानी कि टाइम T1 पर जो A की सांद्रता C1 होगी वो ज्यादा होगी C3 से। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है।
अब आगे बात करते हैं। जैसा हमने यहां सोचा वैसा हमने यहां सोचते हैं। इन दोनों में सोचना स्टार्ट करें तो यहां t इक्वल टू T1 था तो सांता यहां पर C2 थी। अब t इक्वल टू T2 हो गया, यानी कि अभिक्रिया अग्रगामी दिशा में चल रही है तो उत्पाद का निर्माण हो रहा होगा, और उत्पाद का निर्माण हो रहा होगा तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो यहां पर जो C4 है, 4 यानी कि ये जो मात्रा है ये ज्यादा हो जाएगी C2 से। ये चीज समझ में आ गई आपको? यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। ये है C1 C3 से बड़ा और यहां है C4 C2 से बड़ा। अब आप कहोगे सर C1 C2 में तो आपने बताया नहीं कि C1 C2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो आपने बताया नहीं। तो बेटा इसके बारे में तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो t इक्वल टू T1 आपने क्या लिया ये तो पता ही नहीं अपने को। हो सकता है C1 C2 से बड़ा हो सकता है कि t इक्वल टू T1 पर B का निर्माण जो हुआ है वो ज्यादा हो गया, ज्यादा प्राप्त था, तो C2 C1 से भी बड़ा हो सकता है दोनों की सांताएं बराबर हो। मतलब तीनों स्थिति वहां पर हो सकती है। तो अब इसके बीच में नहीं कह सकते कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये हमें निर्भर करेगा वो अभिक्रिया कैसी है, ये निर्भर करेगा कि हमने कौन सा समय लिया है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं C1 C3 के बारे में, और ये हम जरूर कह सकते हैं C2 C4 के बारे में। तो C1 जो होगा वो हमेशा C3 से बड़ा होगा तभी आगे अभिक्रिया होगी, और उसी तरीके से C4 जो होगा वो C2 से बड़ा होगा तभी आगे अभिक्रिया होगी, यानी कि B का निर्माण होगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब प्रश्न उठता है, अब आगे ये प्रश्न उठता है कि हम यहां पर औसत दर को कैसे लिखेंगे, औसत दर को कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न यहां पर उठता है। तो औसत दर में मैंने अभी आपको दर के बारे में मैंने आपसे क्या बोला, दर के बारे में बोला मैंने परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन कैसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। तो परिवर्तन हो गया डेल्टा C, परिवर्तन हो गया डेल्टा T, परिवर्तन डेल्टा C, परिवर्तन डेल्टा T। तो ये जो परिवर्तन आपने लिखा है, ऐसे लिखा है डेल्टा C डेल्टा T, ये जो परिवर्तन लिखा है यही बेटा उसके औसत दर को प्रदर्शित करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने, औसत दर बराबर डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T, यानी कि सांता का परिवर्तन और समय का परिवर्तन। तो सांता का परिवर्तन और समय का परिवर्तन क्या हो जाएगा, हमारा औसत दर कहलाएगा। अभी ताक्षणिक के बारे में बात नहीं करेंगे, वैसे मैथ्स वाले समझ जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक क्या होता है, उसके बारे में 2 मिनट रुको भी बताता हूं मैं, लेकिन पहले आप इसको समझो औसत दर। तो औसत दर बराबर क्या होगा, डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T। अब देखो, अब समझ लो, यहां पर समझने की कोशिश करो। ये तो मैंने औसत दर बता दिया आपको कि परिवर्तन होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, सोचिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं औसत दर A का कितना होगा, औसत दर A का कितना होगा, तो देखो परिवर्तन हमेशा जब भी हम परिवर्तन करते हैं, जब भी हम परिवर्तन देखते हैं, तो परिवर्तन हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक से लेते हैं, या सांता का परिवर्तन हमेशा कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। भाई परिवर्तन आप कहीं भी देखते हो, परिवर्तन में तो हमेशा ये देखते हैं कि परिवर्तन धनात्मक होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर हम धनात्मक भी देखेंगे ऋणात्मक भी देखेंगे, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता तो हमेशा ही ध्यान रखना कि बड़े से छोटे को घटा दो, नहीं, ऐसे नहीं सोचना। सोचना कैसे, जो अंतिम है माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे सोचना है। क्लियर है? उसका भी एक मतलब है, क्यों ऐसी बात बता रहा हूं वो अभी आपको मैं समझाने वाला हूं। देखिए पहले इसको समझिए, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, ये हो गया, ये परिवर्तन आ गया। अब समय ले लो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये हो गया, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मुझे बात करनी है औसत दर
ए की, मैं ए की बात ना करके पहले बी की बात सिखाता हूं आपको। चलो पहले बी की बात समझ लेते हैं। ओके, बी बताओ औसत दर बी कितना होगा, ये सोच के बताते हैं। तो औसत दर बी कितना होगा ये सोचना है हमें। बी में बाद में सांता कितनी है, ये देखो यहां पर बी में सांता कितनी है, देखो यहां पर कितनी है, ये है, और यहां पर ये है। मैं बी की बात कर रहा हूं, बी ये दोनों है, ये दोनों, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। तो बी में फाइनल और इनिशियल देखना है मुझे। तो ये जो होगा ये बी के लिए हो जाएगा फाइनल, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनिशियल। बोलो समझ में आ गया? बी की बात कर रहा हूं तो बी की सांता देखनी है हमको, केवल बी की सांता को देखो। तो बी की सांता को देखो तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। यानी कि मैं यहां लिखूंगा C4 माइनस C2 डिवाइड बाई टाइम हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। ये देखो बेटा लिख दिया मैंने, C4 माइनस C2 बटा T2 माइनस T1। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस जगह पर मुझे बताओ, C4 बड़ा है C2 से, C4 बड़ा है C2 से, देखो दिख रहा है यहां पर, ये बड़ा है C4 C2 से। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली जो संख्या आएगी वो धनात्मक आएगी धनात्मक। और यहां पर अगर देखा जाए तो T2 बड़ा होगा T1 से, जग जाहिर सी बात है। देखो यार T2 बड़ा है T1 से, जग जाहिर सी बात है। इसका मतलब ये भी कैसा आएगा, धनात्मक। यानी कि दोनों जगह धनात्मक आएगा, यहां पर कोई भी मतलब हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों धनात्मक आएगा और औसत दर हमारा बी का निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं बात करता हूं अगले मुद्दे पे। अब मैं मान लेता हूं सपोज दैट मुझे औसत दर ए का निकालना है। किसका निकालना है? ए का। तो औसत दर मैं ए का निकाल रहा हूं। अब ए का भी वही काम करना है जो वहां किया है, जो आपने वहां किया है वही ए का काम यहां भी करना है। अब आप सोचो, यहां पर भी अंतिम और प्रारंभिक देखना है, तो ये देखो ये हो गया हमारा प्रारंभिक और ये हो जाएगा मेरा अंतिम। ये हो गया प्रारंभिक, ये हो जाएगा अंतिम। अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है तो हो जाएगा C3 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये देखो बेटा यहां तक आ गया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, इतना दिमाग में रखना है। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करो, यहां तो धनात्मक था C4 C2, यहां पर देखो C3 और C1 में अगर देखो तो यहां पर कहानी कुछ चेंज दिख रही है हमको। यानी कि यहां पर C1 बड़ा है और C3 जो है वो छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वाला अब जो मान यहां ज्ञात होके आएगा वो ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला जो मान होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब ऊपर वाला मान ऋणात्मक है और नीचे देखो, नीचे T2 और T1 है, तो ये कैसा है? ये हमारा धनात्मक है। तो ओवरऑल जो औसत दर यहां पर ए का निकल के आएगा वो आएगा ऋणात्मक, क्योंकि ऊपर वाला मान ऋणात्मक है और नीचे वाला मान कैसा है? धनात्मक है। तो ओवरऑल जो निकल के आएगा वो आएगा ऋणात्मक। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? सोच के देखो, मैं यहां से घर जा रहा हूं -2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्या ऐसा हो सकता है? दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दर हमेशा धनात्मक होती है। अब यहां पर जब क्वेश्चन आ गया कि यार दर तो धनात्मक होती है और हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पर ये ऋणात्मक आ गया और हमेशा ऋणात्मक आएगा हमेशा। अगर ये अभिक्रिया यहां से यहां चले, कोई भी अभिक्रिया, दुनिया जहां की कोई भी अभिक्रिया ले लो आप, जो अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा रही है, तो हमेशा उसकी सांता का मान कम होगा, और सांता का मान कम होगा तो यानी कि इसका मतलब यहां पर ऋणात्मक आना ही आना है। तो ऐसी स्थिति पर हम ये मान के चलते हैं,
हम ये मान के चलते हैं कि हम जब भी किसी अभिकारक की दर को लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब भी हम किसी अभिकारक की दर को लिखेंगे तो अभिकारक की दर लिखने पर उसमें पहले से ही उस जगह पर एक ऋणात्मक साइन लगा देंगे, पहले से ही लगा देंगे। और उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वो मतलब क्या होता है वो भी समझो, आप बहुत आराम समझो। यहां पर पहले तो ये समझो कि यहां पर ऋणात्मक लगा देंगे। कभी भी अभिकारक की दर आपको लिखनी है तो अभिकारक की दर लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा उसके आगे ऋणात्मक जरूर लगा देना, क्योंकि ये ऋणात्मक उस ऋणात्मक के साथ मिलेगा तो ऋणात्मक कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो औसत दर जो निकल के आएगी वो हमेशा हमारी कैसी होगी, वो हमेशा धनात्मक होगी। तो औसत दर हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम अभिकारक के लिए लिख रहे हैं कि उत्पाद के लिए लिख रहे हैं। उत्पाद के लिखेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अगर अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो उस जगह पर हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया सभी को बच्चों? यहां तक समझ में आ रही है बात? फिर मैं आगे बताता हूं, बोलिए यहां तक कोई डाउट हो किसी को? ठीक है, ओके, तो आगे चलूं मैं, है ना? यहां तक चीजें समझ में आ गई है? ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, औसत दर। फिर से रिपीट करता हूं, औसत दर का मतलब होता है परिवर्तन। जो दर होता है, कोई ऐसा नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स में कोई स्पेशली दर, अरे जो फिजिक्स में पढ़ते हो, जो आप 9-10 में पढ़ते आए हो, वही तो सारी चीजें हैं यहाँ पर। कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं कि वही कोई नई चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, तो कोई नई चीज नहीं है, सिंपल वैसी चीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट यहां पर यह है कि आप उसको कैसे समझ सकते हो, किस तरीके से उसको डिफाइन यहां पर कर सकते हो। तो बात हम कर रहे थे वही औसत दर की बात कर रहे थे, तो औसत दर को समझ गए होंगे आप लोग, और ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि उसके आगे ऋणात्मक जो है उसका मतलब ऋणात्मक अपन क्यों लिखते हैं, ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ऋणात्मक में ये धनात्मक करने के लिए इसको ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी क्या है उसको देखते हैं। आगे की कहानी कुछ ये है कि हमने औसत दर सीख लिया, परिवर्तन सीख लिया, तो ताक्षणिक दर क्या होता है? तो ताक्षणिक का मतलब होता है छोटा परिवर्तन। बात को समझिएगा, छोटा परिवर्तन मतलब अल्प परिवर्तन, अति अल्प। अब मैथ वाले समझ रहे होंगे बात को, हाँ सर कहीं देखा है हमने, अल्प छोटा सा टुकड़ा। फिर क्या करते हो आप लोग, उसका इंटीग्रेशन करते हो, है ना? छोटा सा, भाई रिंग का अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, रिंग का अगर कहीं पे कैलकुलेशन करना होता है, एरिया कैलकुलेशन करना होता है या कुछ कैलकुलेशन करना होता है, तो क्या करते हो, छोटा सा टुकड़ा काटते हो और फिर उसका क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। वही चीज यहां पर है। तो इसका एक छोटा सा जो भाग होगा वो ताक्षणिक दर कहलाता है। यानी ताक्षणिक दर का मतलब हो गया अल्प परिवर्तन बटा अल्प समय। यानी अल्प समय में जो सांद्रता का परिवर्तन होता है उसके द्वारा जो दर ज्ञात की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ताक्षणिक दर। तो अगर मैं कहूं यहां पर मुझे ताक्षणिक दर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? देखो बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, है ना? यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा कलर ले लूं, कोई भी ले लेता हूं, चलो ये देख लेता हूं। ठीक है, तो मुझे यहां पर ताक्षणिक दर लिखना है, ताक्षणिक दर। तो कैसे लिखूंगा? परिवर्तन लिख लो, परिवर्तन कितना होगा, dc। अब यहां देखो परिवर्तन, देखो dc डिवाइड बाई dt, dc डिवाइड बाई dt आपने पढ़ा होगा, है ना? स्मॉल d का मतलब छोटा परिवर्तन, dc डिवाइड बाई dt। ठीक है, क्लियर है? बहुत छोटा परिवर्तन लिखना है। अच्छा, इसका a का लिखना है तो a का कैसे लिखोगे, a का कैसे लिखोगे, b का लिखना है, b का लिखना है dcb, b लिख दो, नीचे डिवाइड बाई dt लिख दो। फिर से देखो, dcb डिवाइड बाई dt, b नीचे लिख दो उसका, तो ताक्षणिक हो जाएगा। इसका ताक्षणिक लिखना है, इसका ताक्षणिक लिखना है, देखो कैसे लिखना है, माइनस d c a
माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी। माइनस मत छोड़ना, माइनस मत छोड़ना, ये माइनस बड़ा कमाल का है, क्योंकि आपने अगर आगे माइनस नहीं लगाया तो फिर दर माइनस हो जाएगी। दर कभी माइनस नहीं होती है, इसलिए माइनस पहले से लेके चलते हैं अपन लोग प्रोटेक्शन में, कि माइनस लगा दिया अपन ने पहले से, तो माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस अपने आप प्लस होगा। तो ये होता है ताक्षणिक दर। ताक्षणिक दर का मतलब अल्प परिवर्तन अल्प समय में, तो वो होगा ताक्षणिक दर। अब समझ में आ रही बात? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब मैं चलता हूं, आपको अगले मुद्दे को समझाता हूं, और अगला मुद्दा है आपके लिए बहुत बड़ा सस्पेंस और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये देखिए, आपके एनसीईआरटी में ही ये ग्राफ बना हुआ है, और ये ग्राफ बहुत कुछ कहता है। इस ग्राफ को हमें समझना पड़ेगा। ये जो ग्राफ होता है ना, बहुत कुछ बातें कहता है, या ये कह सकते हैं कि जितनी बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, ये सारा ग्राफ डिफाइन कर रहा है। तो चले शुरुआत करते हैं, ग्राफ को देखना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ देखिएगा किसके किसके बीच में है, पहले तो हमें ये देखना है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता यानी कि सांद्रता, और ये जो ग्राफ है ये है समय पे। सांद्रता और समय के मध्य का ये ग्राफ है, ठीक है। अब सांद्रता यहां पर मैंने दोनों की दिखा रखी, दो ग्राफ है ना आपके सामने, दो ग्राफ है, तो इसका मतलब है दोनों की सांद्रता की बात कर रहा हूं। मतलब ऐसे समझो, जो हमारा अभिकारक था A और जो हमारा उत्पाद था B, ये दोनों की बात चल रही है। तो यहां पर है अभिकारकों की सांद्रता समय के मध्य में ग्राफ, और यहां है उत्पादों की सांद्रता समय के साथ। बहुत गौर से समझिएगा बेटा, इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा, बहुत गौर से देखिएगा। चलिए आगे समझाता हूं मैं आपको। देखो इसमें जो ग्राफ है वो यूं नीचे की ओर आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? देखो ये नीचे की ओर आ रहा है, ये देखो इस तरह से नीचे की ओर आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये नीचे की क्यों ओर आ रहा है और ऐसे ही क्यों आ रहा है? बहुत से दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, या ये दिमाग में कि है क्या ये क्या है मतलब। तो सुनो इस बात को, ये है हमारा अभिकारक A के बारे में। अभिकारक A में यहां पर इन्होंने कुछ ऐसे बोला कि भाई जब हमारे पास में T इज इक्वल टू 0 था, तो उस कंडीशन पर A की सांद्रता R0 थी, यानी कि T इज इक्वल टू 0 पर A की सांद्रता हमारी R0। समझ गए? ठीक है। अब T इक्वल टू T1 हुआ तो उस जगह पर A की सांद्रता R1 हो गई, यानी कि T इक्वल टू T1 हुआ, A की सांद्रता R1 हो गई, ठीक है। T इक्वल टू T2 हुआ तो T इक्वल टू T2 हुआ, A की सांद्रता R2 हो गई। देखो ये R2 दिख रहा है आपको, ये वाली बात समझ गए? हमें अच्छी तरीके से पता है कि अभिकारक की जो दिशा है, मतलब जो अभिक्रिया की जो दिशा है वो ये है। इसका मतलब A की सांद्रता में कमी आएगी, A की सांद्रता में कमी आएगी, ये हमको पता है ना। तो इसका मतलब R0 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर R1 होगा और फिर होगा हमारा R2। ऐसे तो होगा। क्लियर? सांद्रता लगातार हमारे पास में घट रही है। अब पॉइंट ये होता है कि सांद्रता इसमें कैसे घटेगी? तो ये एक बेटा ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये इस पर निर्भर करता है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा जब मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों जाता है, सीधा क्यों नहीं जाता, यूं क्यों नहीं जाता, ये तब बताऊंगा। तो अभी आप ये समझो कि ये सांद्रता का मान घट रहा है, मतलब ये सांद्रता का मान घट रहा है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो, अब मुझे दर निकालना है। क्या निकालना है? मुझे दर निकालना है। तो दर निकालना है तो ये मैंने दो टाइम ले लिए, T1 T2 दो टाइम ले लिए, परिवर्तन ले लिया, और यहां पर मैंने ये परिवर्तन देखो, इस पर ये देखो हमारा क्या है, R1 है, और इस पर हमारा क्या है, ये R2 है।
तो R1 R2 ले लिया, ये परिवर्तन देख लिया। तो यहां से अगर मुझे इसका औसत निकालना है, एवरेज, क्या निकालना है बेटा? एवरेज। ये देखो लिखा हुआ है R एवरेज बराबर -R। बेटा जहां पर C था वहां पर R लिख दिया, बस इतना समझ लो। जहां C था हमने पहले C लिखा, यहां इन्होंने R लिख दिया। अब क्योंकि एनसीईआरटी का है तो मैं उसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही समझा दे रहा हूं। तो यहां पर हो गया डेल्टा C डेल्टा T। क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब माइनस आगे लगा हुआ है, मैंने बोला था ना अभिकारक के लिए माइनस आगे लगाते, माइनस आगे लगा दिया। ठीक है, अब T2 लेना है, T2 पहले लेना है, T1 बाद में लेना है। T2 पहले, T1 बाद में। तो T2 पे कितना है? R2। T2 पे R2 मैंने अभी आपको बोला, देखो T2 पर R2 है ये, माइनस R1, T1 पर R1 हो गया ना, T2 माइनस T1। समझ गए बात को? अरे वही तो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपसे, वही तो है। तो माइनस R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। क्लियर? ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया हमारा एवरेज। ये निकल के आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, औसत। और अब बात करते हैं ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस। ताक्षणिक, तो ताक्षणिक देखो ये निकल के आ गया भाई, माइनस आगे लिखा हुआ है, d डिवाइड बाई डी टी आर है, ये लिखा हुआ है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब अगली बात ये है, ये मुझे बताओ, ये जो ग्राफ हमने आपके सामने रखा है, इस ग्राफ का ढाल क्या है? इस ग्राफ का ढाल प्रवणता, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता, वो क्या है? इस ग्राफ का ढाल क्या है, प्रवणता क्या है? तो आप देखो, ये देखो, यहां से ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये वाली चीज दिख रही है, ये है प्रवणता। और ये प्रवणता कैसी है? ये ढाल कैसा है? ये है ऋणात्मक। क्या है ये? ऋणात्मक। तो अब मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेटा आगे माइनस हम लोग लगा के आ रहे हैं ना, ये जो आगे माइनस हम लोग लगा के आ रहे हैं ना, ये सामान्यतः उसके ढाल को प्रदर्शित करता है। बेटा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है आपके पास, आप देखिएगा, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि ऋणात्मक किस चीज को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक को हमें समझाइए कि किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो ये जो ऋणात्मक हम लिखते आए ना, इसको औसत को धनात्मक करने के चक्कर में पहले से हम ऋणात्मक लिख रहे हैं। तो ये जो ऋणात्मक लिखा हुआ है, ये ऋणात्मक उसके ढाल को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये जो ढाल आपको दिख रही है, कैसी दिख रही है? ऋणात्मक दिख रही है। तो ऋणात्मक ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था हमारा अभिकारक के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं, जो चीज आपने यहां सोची है, अब उसको यहां पर सोचना स्टार्ट करो। जो चीज आपने इधर सोची है, उसको अब इधर सोचना स्टार्ट करो, इधर सोचना स्टार्ट करो। अब यहां पर देखो क्या हो रहा होगा, इसको समझो। B की सांद्रता यहां पर बढ़ रही है, B की सांद्रता यहां पर बढ़ रही है। ठीक है बेटा, अब B की सांद्रता यहां बढ़ रही है, तो इसका मतलब है सांद्रता यहां पर ऊपर की ओर जा रही है। अब देखो, T इज इक्वल टू 0 पर सांद्रता मान लेता हूं B की है 0, यानी कि यहां पर T इज इक्वल टू 0 पर जो B है, जो हम इससे लिख रहे हैं, P से लिख रहे हैं, वो P बराबर कितना है? 0 है। T इक्वल टू T1 ले लिया, T इक्वल टू T1 ले लिया, ये देखो P1 मिल गया हमको यहां पर, ये देखो P1, ये वैल्यूज P1 है, यहां P1 मिल गया। T इक्वल टू T2 है, ये टाइम T2 है, तो यहां पर कितना मिल गया हमको? ये देखो P2 मिल गया। तो T इक्वल टू T2 हो गया, तो ये हमारा P2 हो गया। अब यहां पर आपको पता ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि P2 बड़ा होगा, फिर P1 होगा, और फिर कैसा होगा? P0 होगा। पता ही है हमको। तो यहां पर इसको लेके जा रहे हैं, तो ये ग्राफ इसी तरह, जिस तरह से ये घटता है उसी अनुसार से ही बढ़ता है। तो यहां पर अगर हम एवरेज देखें, तो एवरेज कितना होगा? एवरेज हमें निकालना है, इसका यहां निकालना है, परिवर्तन निकाल लो आप। तो डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T, और डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T होगा, तो क्या होगा? फाइनल P2 कौन सा है? बड़ा, मतलब फाइनल P2, यानी कि T2 पर जो है P2, फाइनल P2 माइनस P1, P2 माइनस P1।
तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो क्या यहां पर आप मुझे बताओ ऋणात्मक की आवश्यकता पड़ रही है आगे से? नहीं पड़ रही, क्योंकि P2 बड़ा है P1 से। तो यहां पर जो एवरेज निकल के आएगा वो कैसा आ गया? धनात्मक। तो आपको धनात्मक यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप लिखना भी चाहें लिख सकते हैं, आगे धनात्मक लिख सकते हैं। अब अगर धनात्मक अगर आपने लिख दिया तो फिर एक बात आप कह सकते हो बड़े आसानी से कि जैसे हमने धनात्मक लिखा वैसे ही हम इसकी ढाल को प्रदर्शित करते। देखो ये देखो देखो ये लिखा हुआ ना ढाल, ये ढाल, इस ढाल को ये धनात्मक दिखा सकता है। यानी कि यहां धनात्मक लिखा है इसका मतलब ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, यहां ऋणात्मक लिखा है तो इसका मतलब ये ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, ये ढाल अभिकारक को प्रदर्शित कर रहा है, ये ढाल उत्पाद को प्रदर्शित कर रहा है। इतना समझ में आ गया होगा? तो ये हो गया हमारा धनात्मक। और औसत के बाद अगर मुझे यहां पर इसका ताक्षणिक लिखना होगा तो ये रहा मेरा ताक्षणिक। ताक्षणिक में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट आप क्या करो, d डिवाइड बाई dt p, और यही हमारा हो गया ढाल। तो मुझे लगता है अब आपको औसत और ताक्षणिक दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब बताएं मुझे, दोनों चीजें समझ में अगर आपको आ गई हैं तो फिर आगे चलते हैं। औसत और ताक्षणिक और ग्राफ, बोलिए समझ में आ गया? बताइए, ग्राफ समझ में आ गया? आपके एनसीईआरटी में ग्राफ है, और जरूर देखिए ग्राफ को जरूर देखा करिए आप यार, और जरूर सॉरी किताब को जरूर देखिए, जो भी आपके पास बुक्स है। बुक्स अगर आपने ले ली है और नहीं ले ली तो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि आप उसको डाउनलोड कर लो, है ना? तो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके भी आपको क्या है सर सेकेंड ग्राफ बता दीजिए। देखो सेकेंड ग्राफ में कुछ नहीं था, आप जैसे पहला ग्राफ देख रहे हो वैसे ही आप सेकेंड ग्राफ देखो ना। यहां पर चीज खत्म हो रही है और यहां पर चीज बन रही है, यहां चीज खत्म हो रही है, यानी कि यहां पर सांद्रता कम हो रही है, यहां पर सांद्रता बढ़ रही है। तो सांद्रता बढ़ रही है तो ग्राफ आप देखो, T1 पर यहां पर P1 सांद्रता थी, T2 पर यहां पर P2 सांद्रता थी, तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1, बस इतना ही तो करना है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये हमें लेना है, ये हमें ध्यान रखना है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। और जो धनात्मक ऋणात्मक जो आपके सामने लिखा हुआ है वो धनात्मक ऋणात्मक किस चीज को प्रदर्शित करता है? वो धनात्मक ऋणात्मक आपके किसको प्रदर्शित, ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। क्या सर टेक, ये बेटा समझ में नहीं आ रहा। अंशी तुमने क्या लिखा है? ये ताक्षणिक, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो ताक्षणिक का मतलब क्या है बेटा? ताक्षणिक का मतलब अल्प। देखो देखो ताक्षणिक का मतलब अल्प, इसको ऐसे समझाता हूं मैं, ऐसे समझो। यहां पर अपन ने ग्राफ लिया, ये ग्राफ है ना, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये परिवर्तन हमें दिख रहा है यहां से, क्लियर? हमने मान लेते हैं ये टाइम लिया T1, यहां पर हो गया अपने पास में C1, यहां हमने ले लिया T2, यहां ले लिया C2, ठीक है। तो एवरेज जो निकल के आएगा वो एवरेज क्या होगा? एवरेज जो होगा वो दोनों का होगा, मतलब T1 T2 और C1 C2, ठीक है। तो यहां पर हम निकलेंगे तो माइनस, क्योंकि अभिकारक का ले रहे हैं, तो कितना होगा C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। बहुत गौर समझिएगा, ये एवरेज हो गया। अब हम कहते हैं कि ताक्षणिक क्या होगा? तो ताक्षणिक आप ऐसे समझो, यहां से एक छोटा सा अंतर ले लो और यहां एक छोटा सा अंतर ले लो। ये जितनी लाइन मैंने यहां पर लिखी है ना, जितना लाइन मैंने बनाया है, जितनी ये आपको ये दिख रहा है, यही हमारा छोटा सा अंतर है, ठीक है, छोटा सा अंतर। अब छोटा सा अंतर है तो इस छोटे से अंतर को अपन ने बोल दिया dt, स्मॉल d और t, ये छोटा सा अंतर हो गया। और छोटे से अंतर में हमने ले लिया सांद्रता का अंतर dc, तो ये हो गया dc और ये हो गया dt। तो dc डिवाइड बाई dt मतलब बहुत ही छोटा सा सांद्रता का अंतर और बहुत छोटा सा समय अंतराल जो होगा, ये होगा
इंस्टंटेनियस। अब समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया आप, इंस्टंटेनियस। क्लियर? ठीक है, तो छोटा अंतर जो होगा वो होगा इंस्टंटेनियस, और जो बड़ा अंतर होगा वो कैसा होगा, एवरेज। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर? चले, यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है, अब चलो आपको एक और चीज सिखाते हैं, फिर मजा आएगा आगे वाली चीजों पे। तो फिलहाल हमने ये ग्राफ आपको समझा दिया, ये सारी चीजें समझा दी, और अब हम चलते हैं अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, किसी अभिक्रिया के लिए दर को कैसे लिखा जाता है। अब इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमने लिया अभिकारक ए उत्पाद बी, ये हमने लिख दिया यहां पे, अभिकारक ए उत्पाद बी। ठीक है, अब यहां पर आप देखो तो ए की सांद्रता में कमी हो रही है और बी की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो ए की सांद्रता में कमी हो रही है, बी की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो इसका परिवर्तन अगर हम लिखें, आप देखो मैं किस में लिख रहा हूं, इसको मैं डेल्टा भी लिख सकता हूं और डी भी लिख सकता हूं। तो चलो डेल्टा से लिख देता हूं, तो यहां हो गया डेल्टा सी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां होगा डेल्टा सी बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? लिख सकते हैं? ठीक है, अब आगे समझो। एक चीज समझो, यहां पर ए और बी की रस समीकरण मिति कितनी है, पहले ये देखो आप, ये देखो बहुत गौर से देखो, यहां पर रस समीकरण मिति कितनी है। रस समीकरण मिति जानते हो क्या होता है? वो किस अनुपात में अभिक्रिया कर रहा है, कितने अनुपात में अभिक्रिया कर रहा है, ये रस समीकरण मिति होती है। मतलब ऐसे समझ सकते हो, रस समीकरण मिति आपकी अपनी पढ़ाई का भी है, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान प्राप्त होगा, उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये रस समीकरण मिति होता है, मतलब अनुपात। अब किसी का अनुपात क्या होता है, पढ़ाई ज्यादा करता है नंबर कम आते हैं, तो मतलब यहां ज्यादा है यहां कम है। किसी का मतलब ये होता है कि यहां पर पढ़ाई उसने कम की, ज्यादा नंबर आ गए, तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, कम हो गया, यहां क्या हो गया, ज्यादा, यानी कि हमने दिया कम लिया ज्यादा। तो ये अनुपात लेना देना जो भी है, यानी कि कैसे अभिकारक और कैसे उत्पाद बना, यानी अभिकारक और उत्पाद के मध्य में क्या अनुपात है, ये इसकी रस समीकरण मिति को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर दोनों का जब अनुपात समान है, तो इसका मतलब हमें सीधा सा एक चीज समझ में आ रही है मोटे मोटे तौर पे, वो ये कि जिस अनुपात से ए खत्म हो रहा होगा, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिस अनुपात से ए खत्म हो रहा होगा उसी अनुपात से बी बन रहा होगा, क्योंकि दोनों में रस समीकरण मिति समान है। तो जिस अनुपात से ए खत्म हो रहा होगा उस अनुपात से बी बन रहा होगा, अर्थात सांद्रता का परिवर्तन उसी अनुपात से होगा। अर्थात यहां पर जो सांद्रता का परिवर्तन है और यहां पर जो सांद्रता का परिवर्तन है, दोनों का अनुपात समान होगा, अर्थात दोनों की दर समान होगी। ये बात समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों की रस समीकरण मिति समान है। दोनों की रस समीकरण मिति समान है का मतलब है जिस अनुपात से ये खत्म हो रहा है, जिस अनुपात से ये खत्म हो रहा है और जिस अनुपात से ये बन रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जिस अनुपात से ये खत्म हो रहा है और जिस अनुपात से ये बन रहा है, दोनों की रस समीकरण मिति समान है, तो इसका मतलब दोनों का अनुपात समान होगा, सांद्रता का परिवर्तन का अनुपात, यानी कि ये और ये सांद्रता का परिवर्तन का जो अनुपात है ये समान होगा। टाइम हमारा बिल्कुल फिक्स है बेटा, टाइम हमने वही लिया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का दर जो होगा वो समान होगा। इसी को हम बोलते हैं इस अभिक्रिया की दर, इसको बोलेंगे अभिक्रिया की दर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया? देखो एक चीज समझ में आ गई आपको, यहां पर अभिक्रिया की दर समझ में आ गई, माइनस डेल्टा सी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी माइनस सी बी डेल्टा टी, ये समझ में आ गया, ये अभिक्रिया की दर हो गई। अच्छा, ये अभिक्रिया की दर है कौन सी है? कौन सी है बेटा? ये एवरेज है, एवरेज। अगर ताक्षणिक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ? इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखूं बोलो? लिख सकते हो आप? इंस्टेंटेनियस रेट कैसे होगा? माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी।
लिखोगे माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ सी बी। कोई डाउट? समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। परिवर्तन ध्यान रखना है, परिवर्तन, और कुछ नहीं है। इस चीज को ध्यान रखो कि परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बात खत्म नहीं हुई है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लेता हूं मैंने यहां पर चीज ही बदल दी, अब मामला गंभीर कर दिया, 2a से b कर दिया, 2a से b कर दिया, मतलब अब यहां पर रस समीकरण मितीय परिवर्तन हो गया, यहां पर 2 हो गया और यहां पर 1 है। अब इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? 2a से b, इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल b बनाने के लिए आपको 2 मोल a का खर्चा करना पड़ेगा। 1 मोल b बनाने के लिए 2 मोल a का खर्चा करना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब सोचो यहां पर 2 मोल है, यहां पर 1 मोल है, यानी कि 2 किलो a से 1 किलो b बनेगा, 2 किलो a से 1 किलो b बनेगा। ये मतलब हो गया। चलो पहले इसका मैं दर वो निकालता हूं, दर निकालता हूं, परिवर्तन निकालता हूं, और ताक्षणिक बताएंगे, ताक्षणिक सीखो क्योंकि ताक्षणिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही सीख लो। ठीक है, चलो दोनों ही सिखा देते हैं। डेल्टा सी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये ऋणात्मक आगे जैसा लिखते हैं वैसे लिख लिया हमने, यहां पे इसके लिए लिख लिया हमने प्लस डेल्टा सी बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये लिख लिया। ठीक, बराबर कब करना है, यही तो कहानी है। ये तो हमने अलग अलग लिखा, इसका अलग लिखा, इसका अलग लिखा, तुमने बीच में बराबर कर दिया। अरे भैया ये बराबर कर दिया और ये जो हमने बराबर किया था तो क्या दोनों सेम हो जाएंगे? यहां तो यहां वाली स्थिति में क्या थी, दोनों बराबर थे, 1-1 का अनुपात चल रहा था, दोनों का अनुपात बराबर है, दोनों एक ही तरह के रस समीकरण दिखे हुए हैं। अरे a मोल 1 मोल a का b का 1 मोल बना रहा था, यहां पर तो कहानी बदल गई ना, यहां पर तो बेटा a के 2 मोल b के 1 मोल को बना रहे हैं। तो यहां पर इसका तो ये औसत ये आ गया, इसका ये औसत आ गया, लेकिन बराबर कब होगा ये सोचना हमारे लिए जरूरी है। अगर मुझे इसको बराबर करना है तो बराबर कैसे करेंगे, सोच के देखो। ये 2 गुना प्रयोग हो रहा है, ये 1 गुना प्रयोग हो रहा है, ये 2 गुना, ये 1 गुना, ये 2 किलो, ये 1 किलो, मतलब 2 किलो ए ले रहे हैं तो 1 किलो बी बन रहा है। तो इसको बराबर कैसे करें, मतलब दोनों का परिवर्तन मुझे बराबर करना है, दोनों के दर का परिवर्तन जो है, अभिक्रिया की दर जो है उसको बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा है उसको उसी अनुपात में कम करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 2 किलो है, ये 1 किलो है, ये 2 किलो के अनुपात से, 2 किलो के अनुपात से खत्म हो रहा है या दुगने अनुपात से खत्म हो रहा है, ये इकलौते अनुपात से बन रहा है। समझ रहे ना बात को, बहुत गौर सुनिएगा। तो यहां दुगना प्रयोग हो रहा है ना, तो दुगना प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये है, इन दोनों के अगर अनुपातों को मुझे बराबर करना है, दोनों के दरों को बराबर करना है, तो जो ये 2 गुना है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में आधा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आया? सन्नाटा? अरे भाई ये 2 अनुपात है, यानी कि ये दुगना है, ये 1 है, ये दुगना है, ये इकलौता है। अब अकलौते जब लिखेंगे तो हम मस्त होके डेल्टा सी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख देंगे, यहां पर डेल्टा सी बी डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख देंगे। लेकिन मुझे अगर बराबर करना है तो बेटा जो ज्यादा होगा उसको, ये 1 है तो जो ज्यादा होगा उसको इन दोनों के अनुपात में लाना पड़ेगा। तो कितने से भाग देना पड़ेगा बराबर करने के लिए? ये दुगना था ना, ऐसे समझो, यहां 2 kg खत्म हो रहा है, यहां 2 kg से 1 kg बन रहा है, ऐसे समझो। 2 kg से बेटा 2 kg से 1 kg बन रहा है ना। हम किसी चीज का 2 किलो ले रहे हैं, यहां पर 1 किलो बन रहा है उसका, ये हम जानते हैं। अब दोनों का परिवर्तन मुझे बराबर करना है,
तो परिवर्तन मुझे बराबर करना है, तो ये 1 है, तो इसका परिवर्तन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 तो प्रयोग दुगना तो हो ही रहा था ना परिवर्तन, तो बटा 2 कर दोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जितना वो हो रहा है उसका बटा कर दो, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? ये चीज है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो यही कहलाएगा अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर। चलो और बताता हूं, और देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पे करता हूं A से 3B करता हूं, A से 3B, ठीक है, A से 3B। क्लियर? कैसे लिखूंगा समझ गए होगे आप, होशियार बच्चे हो गए अब तो आप, ठीक है, होशियार हो रहे हो धीरे धीरे। ओके, तो चलो यहां पर लिखते हैं A से 3B। तो A से 3B में कैसे लिखेंगे अपन इसको, वो देखते हैं। यहां लिखेंगे D डिवाइड बाई DT CA माइनस, अब ये 3 गुना बन रहा है, ये 1 गुना है, ये 3 गुना बन रहा है, मतलब 1 किलो प्रयोग किया 3 किलो बनने लगा, बराबर करना है, उसमें से ही भाग देना पड़ेगा, प्लस 1/3 D अपॉन dt ऑफ CB। आप डेल्टा भी लिख सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप डेल्टा भी लिख सकते हो। तो ये है अभिक्रिया की दर। समझ गए बात को? तो ये है अभिक्रिया की दर। यहां से अभिक्रिया की दर ज्ञात हो जाएगी। अभिक्रिया की दर माइनस डी डिवाइड बाई dt CA इक्वल टू प्लस 1/3 D अपॉन dt ऑफ CB, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया ना तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है क्या आपसे? चलो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जल्दी कंप्लीट करो। आप ही के बुक का क्वेश्चन है ये, आप ही के बुक का क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट करो। क्वेश्चन पढ़ो आप, दिख भी रहा होगा मेरे हिसाब से। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन है देखो 4.1, आपकी बुक का है 4.1। मैं इसलिए लिख देता हूं कि कम से कम क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं। अभिकारक की सांद्रता 0.03 m है, से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0 से 0.02 m हो जाती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? अभिकारक है, औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों में करो, किसी एक में कर लो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता की बात कर रहा है, यानी कि अभिक्रिया में अभिकारक जो है, अभिकारक की दर निकालनी है अपने को। अभिकारक की दर परिवर्तन देख लो, तो यहां कितना होगा, -0, यहां कैसे लिखते हैं, -DC डिवाइड बाई dt, तो माइनस आगे लगा लो, यहां कितना होगा 0.02 माइनस 0.03 बटा 25। लो भाई खत्म, खत्म हो गया। कब निकाला हमने ये कंडीशन कब निकाली है? जब हम बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, मिनट की बात कर रहे हैं, यानी औसत वेग की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज निकालना है। कर लोगे कैलकुलेशन, अपना कर लेना आप कैलकुलेशन, समझ में आ गया होगा। सन्नाटा क्यों है भाई इतना? समझ में आ रहा है? क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस माइनस दिस, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अभिकारक है तो अभिकारक के आगे माइनस लगा देना। तो 0.02 माइनस 0.03 बटा 25, ये देखो हमारा एवरेज आ गया। ये मिनट में आएगा और हमें सेकेंड में लाना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर हो गया? कर लोगे क्वेश्चन, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास में है, बुक का ही है ये, 4.2। चलो इसको देख लो 1 मिनट। 4.2 में 2a से उत्पाद लिखा हुआ है, 2a से उत्पाद। तो 2a से उत्पाद है, अभिक्रिया में एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है।
इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया की वेग निकालना है, अभिक्रिया वेग जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिक्रिया वेग की गणना करनी है। परिवर्तन भी दिख रहा है आपको, सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। क्या देखना होगा यहां पर देखो क्या चीज नई आ गई है, यहाँ 2 आ गया नया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग, जो भी आप कह सकते हैं। तो यहां कितना होगा, अभिकारक लिख रहे तो -1/2 जरूर ध्यान रखना। तो -1/2 डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो -1/2 परिवर्तन कितने का हो गया वो देख लो आप, माइनस लगा दिया हमने आगे, 0.4 माइनस 0.5 बटा 10। बोलो समझ में आ गया। 2 लिखा था, यही तो सिखा रहा था ना, 2 जो लिखा था यही तो सिखा रहा था कि 2 आगे लिखा हो तो इसको कैसे करना होता है। तो क्लियर है बेटा, समझ में आ रही बात। तो यहां तक समझ में आ गया आपको कैसे इसको करना होता है। तो अभी तो हमने इस चैप्टर को शुरुआत, अभी इस चैप्टर की सही बात में अभी शुरुआत पूरी तरीके से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ शुरुआत की है और बेसिक चीजों को आज हमने समझा है कि कैसे अभिक्रिया की दर, कैसे हम लोग किसी भी अभिकारक की दर, कैसे हम उत्पाद की दर को ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अब इसके आगे की कहानी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।